नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर सीएनबीसी आवाज पे। मंगलवार का आज दिन है। 22 मई को कर्नाटक में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने मंगलवार के दिन यानी बजरंगबली के दिन बजरंग बली की तुलना पीएफआई, बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर डाली, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से की है, और कहा है कि अगर वो सत्ता में आई तो बजरंग दल को बैन करेगी। तो जवाब में बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने मंगलवार के दिन अमंगल सोच दिखाई है, साथ ही इसने मुस्लिम तुष्टीकरण वाली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने की धमकी दे रही है। ऐसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बजरंग दल को बैन करने का वादा कर कांग्रेस ने बीजेपी को एक बड़ा सियासी मुद्दा दे दिया है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। मंगल को किसका सियासी अमंगल? कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई की बजरंग दल से तुलना करने और इन पर बैन लगाने का दांव क्या चला, ये दांव खुद कांग्रेस को ही भारी पड़ गया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मंगलवार के दिन बजरंगबली के अपमान में उतर कर आई है, तुष्टीकरण की राजनीति की यह पराकाष्ठा है। मैं कांग्रेस से कहूंगा कि वो आग से खेल रही, और आग से खेलना आसान नहीं होता, वो खिलाड़ी को नष्ट करती है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो ये पीएफआई से बैन हटा देंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताइए, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अगर कांग्रेस पार्टी आई, ये सिद्धरामैया जी जीते तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे, मेरी बात याद रखना। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी कांग्रेस को खुलकर घेरा। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि राम और राम मंदिर के मुद्दे पर कई बार घिर चुकी कांग्रेस क्या अब बजरंग दल के मामले में भी सियासी तौर पर फंसने वाली है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कांग्रेस पर बजरंग बाण। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, और अब सीधा विश्लेषण का रुख कर लेते हैं कांग्रेस पर बजरंग बाण का विश्लेषण। पहला तथ्य, पीएफआई का बहाना लेकर कांग्रेस ने हिंदुत्ववादी संगठन बजरंग दल को निशाने पर लिया है। दूसरा बड़ा तथ्य, कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पीएफआई को मोदी सरकार पहले ही बैन कर चुकी है। पहले ही बैन संगठन को कांग्रेस कैसे बैन कर सकती है, यह बड़ी बात है। कांग्रेस कह रही है कि हम इसे बैन करेंगे, लेकिन मोदी सरकार इसे पहले ही बैन कर चुकी है और बैन करने का निर्णय केंद्र के हाथ में रहता है। बड़ी बात यह। तीसरा तथ्य, कांग्रेस ने मुसलमानों का आरक्षण बहाल करने का दांव भी चला है
यानी कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीती तो धर्म के आधार पर आरक्षण करेगी कांग्रेस पार्टी। चौथा तथ्य, बजरंग दल और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण से सीधे तौर पर जोड़ दिया है। बड़ा सवाल यह है कि मंगलवार के दिन बजरंग दल को बैन करने की धमकी देकर कांग्रेस ने बीजेपी को क्या एक बड़ा सियासी मौका दे दिया है, यह आज का बड़ा सवाल है। और हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि अगर आज जिन्ना भी जिंदा होते तो ऐसा घोषणा पत्र वो नहीं देते जिसमें बजरंग दल को बैन करने की बात हो। जिन्ना भी जिंदा होते तो ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई है। देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, कई प्रदेशों के सीएम बोल चुके हैं, गृह मंत्री ने अभी कुछ देर पहले एक बड़ा बयान दे दिया है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक हैं, नए नवेले प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में सैयद रिजवान जुड़े हैं, जाने माने सामाजिक चिंतक है, एडवोकेट है पेशे से। मेरे साथ अखिलेश सिंह है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तनवीर अहमद है, प्रवक्ता जेडीएस के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ माजिद हैदरी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। लेकिन मुझे एक बात बताइए अजय आलोक, आज आप भी लाल में हैं और अखिलेश भाई भी लाल में हैं। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि आपके एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आज अगर जिन्ना भी जिंदा होता तो ऐसा घोषणा पत्र नहीं देता, क्यों? ये बजरंग बली हैं, हमेशा इनको धारण करके चलता हूं मैं हूं बजरंग दल। बैन करेंगे मुझे? ये आस्था का मजाक उड़ाते हैं, अब खुलेआम मजाक उड़ाते हैं। अब बजरंग दल की तुलना पीएफआई से, अतुलित बलधामन स्वर्ण शैला विदेहं धनुष बीज किशानम ज्ञानी नामक के गगण्यम, ये हनुमान जी के मंत्र हैं, ज्ञान नामक के विगण्यम। आप लोग का ज्ञान खत्म हो गया है, जिन्ना से भी नीच और घटिया हरकत की है। ये कांग्रेस पार्टी की आज की नहीं, ये विरासत में लेके आए हैं, 70 वर्षों का विरासत है। आप याद कीजिए, ये हिंदू विरोधी शुरू से हैं और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना इनके डीएनए में है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना। शुरुआत करता हूं, नेहरू जी की शादी हो रही थी, कार्ड छपवाए गए थे अरबी, फारसी और इटालवी में। कोई इधर नहीं, हिंदी में नहीं, देवी देवताओं से मतलब नहीं था। वंदे मातरम का विरोध कर दिया। सोमनाथ मंदिर जब बन रहा था तब विरोध किया था। सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन पे राजेंद्र प्रसाद गए थे, तब विरोध किया था। अरे और तो और, गो हत्या के मामले में नागा साधुओं पे गोली चलवा दी थी इंदिरा गांधी ने 1966 7 नवंबर। चचा को याद होगा, चचा को खुद शर्म आ रही होगी कि कैसे इस पार्टी में आ गया हूं मैं। चचा तो हनुमान जी को रोज प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। बजरंग दल को बैन करो, पीएफआई को भी बैन करेंगे। अरे पीएफआई तो बैंड है, कहिए ना कि इशारा था सीधे सीधी बजरंग बली और बजरंग दल के लोगों को। बजरंग दल की जब स्थापना हुई थी ना, तो उसके स्थापना के पीछे हनुमान जी थे कि हनुमान जी की तरह रक्षा करनी है, और बजरंग दल रक्षा ही करते आया है। उसको कंपेयर कर रहे हैं आतंकी संगठन से। कांग्रेस वाले आज पवन खेड़ा कह रहे थे कि वो आईएसआई का प्रतीक है, आईएसआईएस का प्रतीक है। एक आतंकी का नाम बता दीजिए जो बजरंग दल से निकला हुआ हो। ये जानबूझ के भावनाएं आहत करने के लिए करते हैं। राहुल गांधी को, अमीर जी, राहुल गांधी को भगवान राम बना के पेश करते हैं ये लोग, और प्रियंका गांधी को दुर्गा मां के वेश में ये पेश करते हैं। ये क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? इन पे केस नहीं होना चाहिए जी, इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए जी। और मैनिफेस्टो में ये बात लाने का मतलब एक साफ है जी। कि इन्होंने जानबूझ के अपमानित करने का काम किया हिंदू देवी देवताओं को, और कोई रीजन नहीं है। और आज मंगल का दिन है, सब लाल लाल पहने, चचा भी लाल पहन के आए हैं। आज ही का दिन मिला था बजरंग बली को, आज बजरंग बली का दिन माना जाता है। आज ही का दिन मिला था बजरंग दल को बैन करने का। बजरंग मतलब क्या होता है? हनुमान जी होते हैं। ये तो बात तो चचा जानते ही होंगे, लेकिन तब भी ये नियति में है इनके, ये इनके डीएनए में है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ, तिरस्कृत करो, हिंदू मान्यताओं को मानना नहीं है। अखिलेश जी, घोषणा पत्र आता है वोट बढ़ाने के लिए, लेकिन आप बजरंग दल को बैन करके कहां वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के चक्कर में फंस गए? ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि बजरंग दल को टारगेट किया जाए। बजरंग दल और पीएफआई का क्या आपस में लेना देना? कहां वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के चक्कर में आपने, पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है बजरंग दल बैन को लेकर। अमीश देवगन जी, कर्नाटक में दहाई में भी बीजेपी पहुंच जाए उसके लाले पड़े हैं, और उसके जो शुभचिंतक हैं वो भी परेशान हैं।
अपना आपा खो चुके हैं, अपनी मानसिक स्थिति विचलित हो चुकी है। हमारे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लगाए सबकी बात करें, कैसे झूठ बोल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, बजरंग बली पे बैन लगाएंगे। बजरंग बली पे कौन बैन की बात कर रहा है? यहां बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। इन्हीं की हुकूमत में अमेरिका की CIA ने इसी बजरंग बली और विश्व हिंदू परिषद के लिए क्या कहा था? तब इन लोगों के जबान पे कहीं दही जमी हुई थी, कुछ नहीं कहीं कंप्लेंट किया कि ये क्या कह रहे हो, हमारे संगठन को आतंकी संगठन बता रहा है CIA। 10 सेकंड अभी बता रहे थे कि आतंकी का नाम बता दें। ये देखिए ध्रुव सक्सेना से लगाए, ये ध्रुव सक्सेना, इधर सुनिए, ये केरला के जो बम ब्लास्ट वाले हैं RSS कार्यकर्ता, ये देखिए मोहम्मद फारूक खान, बड़ी लंबी लिस्ट है। ये देखिए तालिब हुसैन शाह, ये सब बजरंग दल पे थे। ये देखिए ये निरंजन ओजोई, ये देखिए बर्नार्ड एक मारक, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जनाब, बड़ी लंबी लिस्ट है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और अभी केंद्र में एक मंत्री हैं, एक समय वो गृह सचिव हुआ करते थे, उन्होंने भी बड़ी लंबी फहरिस्त गिनाई थी। अगर कहें तो उनका भी वीडियो सुना दूं। एक सवाल मेरा, अखिलेश जी, एक सवाल मेरा, आप कर्नाटक में सरकार बनेगी तो बजरंग दल को बैन करेंगे, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपका शासन है, कर दीजिए बैन बजरंग दल को, तुरंत करिए बैन तीनों राज्यों के अंदर। कर्नाटक में सरकार बनेगी तो बैन होगा, करिए बैन। कानून सुनिए, कानून व्यवस्था की स्थिति के अनुरूप गुण दोष के आधार पे कांग्रेस पार्टी निर्णय लेती है। इसी देश में कई राज्यों में, यूपी में भी बजरंग दल पे बैन लग चुका है, RSS पे भी बैन लग चुका है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बात हो रही है। कर्नाटक में बजरंग दल से खतरा है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और हिमाचल में नहीं है। अमीर जी, मैं तो आपको मौका दिया पूरा। हमें आपकी परेशानी समझ में आ रही है। मुझे क्या परेशानी होगी, मैं तो आपकी परेशानी की बात कर रहा हूँ। अब सुन तो लीजिए सुन तो लीजिए जनाब, आलोक जी के समय आपने बीच में एक बार भी इंटरफियर नहीं किया। उनको जितना मौका मिला उससे ज्यादा आपको मौका मिल चुका है, बोलिए। तो आप बीच में डिस्टर्ब ना करिए ना, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनिए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछना तो लोकतंत्र का अधिकार है, सवाल पूछना तो लोकतंत्र का अधिकार है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है। जी, वो अधिकार बीजेपी जब बोलती है तब आप लोग भूल चुके रहते हैं। खैर आप पूछें, बात दरअसल में ये है, सुनिए, अरे भाई देखिए, कर्नाटक का चुनाव हो रहा है, केंद्र में एक 9 साल से सरकार बैठी है, कर्नाटक में वो डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं वो बैठी है। कितनी कंगाल ये सरकार है मुद्दों के मामले पे कि उसके पास अपनी सरकार की कोई उपलब्धि गिनाने को नहीं है। पीयूष गोयल, अनिल बलूनी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनिल बलूनी चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, बीजेपी के मीडिया चीफ है अनिल बलूनी और पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री है, दोनों पहुंचे हैं सीधा पीएम के, जो अब पीएम को लेकर जो अपशब्द बोले गए हैं उस पर उन्होंने शिकायत करी है, प्रियंक खड़गे की शिकायत की गई है। और साथ ही साथ पीयूष गोयल ने बाहर निकल के बोला है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बांटने की कोशिश कर रही है। पीयूष गोयल, अनिल बलूनी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है और बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है। मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं, मेरे साथ जेडीएस के प्रवक्ता जुड़े हैं तनवीर अहमद, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने जो मंगलवार के दिन बजरंग दल वाला वार किया है वो बीजेपी के लिए मददगार साबित होगा और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक? तनवीर जी, देखिए, मैं पहली बात ये बता दूं कि यहाँ पर बजरंग बली के बारे में बात अगर करें तो मैं एक रेसलर रह चुका हूँ और हम लोग जब कुश्ती के लिए उतरते थे तो पहले बजरंग बली की पूजा करते थे और फिर उतरते थे। बजरंग दल और बजरंग बली दो अलग चीज़ें हैं। बजरंग बली के बारे में कोई अपशब्द करे उसकी ज़बान काट ली जाएगी, क्योंकि बजरंग बली और बजरंग दल दो अलग बातें हैं। दूसरी बात, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था, क्या कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है? 100% कांग्रेस का पहला कांग्रेस, हम लोग डर रहे थे कि कांग्रेस कहीं 130 सीट ना ले ले, बट टुडे जैसे हो रहा है, थैंक यू वेरी मच, कांग्रेस जिस तरीके से प्रचार
पर उतर रही है, जैसे उन्होंने मिस्टर खरगे साहब आए और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को गाली दिए और फिर उनके सुपुत्र ने गाली दिया और बजरंग दल का बैन, ये सब बीजेपी को बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर 66 सीट्स में हमारी और कांग्रेस की है। हमको फायदा होगा। हम तो कांग्रेस को हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि ऐसी गलतियां आप आगे भी करते रहिएगा, क्योंकि आप मेरे बाबा कहा करते थे और मेरे बच्चे भी मानते हैं कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस खुद हराने के लिए सक्षम है। और हम कांग्रेस को थैंक यू बोलना चाहेंगे। यहाँ पर बजरंग दल को बैन करने का यहाँ पर एक प्रोग्राम लेकर आना कर्नाटका के बीच में, और ये एनआरसी के बारे में बात करना, दोनों ही पार्टियां कंगाल हो चुकी हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। जी जी जी। कांग्रेस नहीं चाहती कि बीजेपी को 40% कमीशन के ऊपर घेरे, और बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस के आक्षेप के ऊपर घेरे। अरे ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं यानी कांग्रेस। ओके, तनवीर अहमद, आपको लग रहा है कांग्रेस एक पक्ष का वोट चाह रही है, बीजेपी उसको काउंटर प्रोडक्टिव करना चाह रही है? इज दैट द गेम तनवीर अहमद? जेडीएस को ये लगता है 100%। ओके, दैट्स द पॉइंट। 100%। ओके, रिजवान अहमद, मुसलमान नहीं, एक सेकंड अमित जी 30 सेकंड दीजिए मुझे। मुसलमान किसी पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। कांग्रेस ये सोचना छोड़ दे कि मुसलमान उनके लिए कुछ भी कर देंगे। नहीं, आज मुसलमान जागरूक हो चुके हैं, एजुकेटेड हैं। वो चाहते हैं कि देश की उन्नति हो, कर्नाटका की उन्नति हो, यहाँ पर जॉब्स आए। ये बजरंग दल एसडीपीआई के चक्कर में मुसलमान फंसने वाले नहीं है। जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम देगा मुसलमान उन लोगों के पीछे जाएंगे। ओके, रिजवान अहमद, क्या आपको लगता है, क्योंकि बीइंग अ पॉलिटिकल कमेंटेटर आल्सो, डू यू थिंक इट इज अ मास्टर स्ट्रोक बाय कांग्रेस, और डू यू थिंक कि ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक बन गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला अब तो बजरंगबली की जय बोलने वालों को भी ताले में बंद करेंगे, और इतिहास गिनाया रामलला को भी ताले में बंद इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने किया था। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, ऐसे मास्टर स्ट्रोक ये हर 3 महीने में नरेंद्र मोदी जी को दे देते हैं। जब खेरा साहब को प्लेन से उतारा जाता है तो नारा लगता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी बोल दिया जाता है जहरीला सांप, और अब ये तो सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के पास वो स्वयं राहुल गांधी जी हैं। उसके अलावा जो उनका प्रचार करे भाजपा का वो अलग बात है। तनवीर भाई ने बोला कि जो बजरंग बली का अपमान करेगा उसकी जुबान काट ली जाएगी। एक बात बताऊं अमीश भाई, ये शब्दावली ही अपने आप में मिलिटेंट है। ये मिलिटेंट है। नेशनल टीवी पर जुबान काट ली जाएगी, बजरंग बली का अपमान करने वाले की आंखें निकाल दी जाएंगी, गर्दन काट दी जाएगी। ये अपने आप में एक वायलेंट मानसिकता दिखाता है। नेशनल टीवी पे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। भले बजरंग बली का सम्मान करो, ये ना बोलो जुबान काट ली जाएगी। दूसरी बात, पीएफआई और बजरंग दल में एक बेसिक फर्क है, बेसिक, कि पीएफआई आजादी और बंटवारे के बाद जो सिलसिला खत्म हो गया था इस्लामिक स्टेट का, पाकिस्तान बन गया था, बांग्लादेश बाद में बन गया, जो सिलसिला खत्म हो गया था, पीएफआई उसको एक बार पुनः शुरू करने जा रहा है या चाहता है। वहीं पर बजरंग दल उस मंसूबे पर पानी डालने का काम करता है। हां, मैं मानता हूं कि कभी कभी इस सिलसिले में ओवर एक्टिविज्म में बजरंग दल के कुछ कैडर गलती कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन मूल फर्क यह है कि तुम इस्लामिक स्टेट बनाने जा रहे हो और बजरंग दल तुम्हें रोकना चाहता है। बड़े भाई, पहली बात। और आखिरी बात, ठीक है, तनवीर आई विल मुझे 10 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट कर ले। रिजवान कंप्लीट कर ले, फिर तनवीर। अभी मेरा टर्न खत्म होगा, अभी बहुत टाइम है यार। ओके, होल्ड करो, रिजवान 10 सेकंड। और अभी हमारे अखिलेश भाई ने कहा कि बजरंग दल को सीआईए ने एक रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बताया था। चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने बताया रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब नेशनल टीवी पे अखिलेश भाई ये कहेंगे कि जो 72 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को सीआईए ने ऊपर रखा है और टेरर ऑर्गेनाइजेशन बताया है, टेरर, उसको ये सही मानते हैं कि इस्लाम के नाम पर ये 72 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं। और आखिरी बात,
कि बजरंग दल को आप बैन करें ना करें वो अलग बात है। बस आप नेशनल टीवी पर यह बता दीजिए कि पीएफआई पर जो बैन हुआ है ये सही हुआ है या गलत हुआ है। ठीक है, ओके। तनवीर अहमद, योर रिएक्शन 30 सेकंड रिजवान की बात पे 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। पहली बात, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जबान काट लेने का मतलब जो कहा उसका मतलब है ना, मुझे लगता है कि इनको हिंदुस्तान की जो भाषा का एक रीति है उसको सीखना पड़ेगा। जबान काट लेना मतलब ये कोई मिलिटेंट बात नहीं है। दूसरी बात रिजवान, ठीक है, अच्छा है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात सही बोला कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है और पीएफआई और बजरंग दल को दोनों को एक जगह, अगरचे कांग्रेस के पास तथ्य हैं कि इनको बैन करने के लिए, अगरचे इनके पास परफेक्ट प्रोग्राम्स हैं, बताया जाए कि कहां पर इन्होंने गलती की, किस वजह से बैन कर रहे हैं, वो ठीक है। अगरचे वो तत्व सीधे पाए जाएंगे, अगर कोर्ट भी मानेगा कि इस बात को कि बजरंग दल किसी क्राइम में इन्वॉल्व थी, तो डेफिनेटली हम भी बैन का सपोर्ट करेंगे। बट एकदम प्रोग्राम में आए और मैनिफेस्टो में लिख देना कि बजरंग दल को बैन कर देंगे, एक सोए हुए एक्टिविज्म को इन्होंने कर्नाटका के अंदर जगा दिया। ओके, बड़ी खबर आ रही है। वीएचपी कल कर्नाटक के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकती है कांग्रेस के खिलाफ। वीएचपी ने अपने कैडर को इंडिकेशन दिया कि सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग। जिस तरह से बैन करने की बात की गई है बजरंग दल को, वीएचपी कह रही है कि आंख से खेलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। मैं सीधा कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन लेता हूं। देखिए, जेडीएस कह रही है कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है। बजरंग दल को बैन करने की बात आपने उठाकर सेल्फ गोल कर दिया है। क्या आपको लगता है एक बारी फिर एक बड़ा मिस्टेक हो गया चुनाव से ऐन पहले? आप लोगों को या बीजेपी को झूठ का सहारा लेने के लिए एजेंडे की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी वहां कर्नाटक में अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ रही है। जो भी संगठन या जो भी लोग होंगे गुण दोष के आधार पर उन पर कार्रवाई करती है कांग्रेस। मैंने आपसे पहले भी कहा, जो वादे बीजेपी ने किए थे, चाहे दिल्ली की सरकार ने किए हो या कर्नाटक की सरकार, बीजेपी की सरकार ने, तो वो उन वादों को कभी पूरा नहीं किया। उनके पास आज कुछ नहीं है अपनी उपलब्धि बताने को। अमीर जी, सूरवीर करनी करहीं, सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावें आप। जो योग्य काबिल योद्धा होता है ना, वो अपनी करनी गिनाता है, अपने करनी से बताता है। अपने डींगे हाँकना या इधर उधर की बात नहीं करता समर में। तो आज जनता की अदालत में समर में उतरी पार्टी, बताओ कौन से तुम तो काम फिर किए हो? आप विकास की बात करते, आप डेवलपमेंट की बात करते, एक नॉन इश्यू को आपने जिंदा कर दिया बजरंग दल के बैन को। ओके, डॉक्टर अजय लोग, अच्छा आप 30 सेकंड में बात पूरी होने जी, नहीं, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। बात पूरी नहीं जी, नहीं, समय की पाबंदी है। डॉक्टर अजय लोग 30 सेकंड निबट, डॉक्टर अजय लोग 30 सेकंड का निबट। इतने देर में बात कर लेता, इतने देर में डॉक्टर अजय लोग। अमित जी, मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे रह के विश्वास नहीं होता कि ये एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में पिछले 65 साल इसने राज किया है। ना सत्ता में आए हैं, ना केंद्र की सत्ता में है, पता है कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बजरंग दल को बैन करेंगे। ये ऐसी नहीं लिखा है इन्होंने, ये मुस्लिम सेंटिमेंट्स उभारने के लिए लिखा है। सच्चाई यही है। ये कह रहे थे अभी कि सीआईए ने ऐसे ऐसे घोषित किया था। अरे ये क्यों नहीं कहते हैं? राहुल गांधी ने तो सीधे जाके बराक ओबामा और यूएस एम्बेसडर को कान में बोला था। लेकिन देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी 80 के दशक से ही तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस पर बड़ा हमला है। पहले श्री राम को ताले में बंद रखा, 1980 से ही कांग्रेस तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है। पहले प्रभु राम को इन्होंने ताले में रखा और अब बजरंग बली के भक्तों पर भी इनको आपत्ति है, बजरंग बली पर भी आपत्ति है। कर्नाटक की जनता जवाब देगी। यानी तुष्टीकरण पॉलिटिक्स आपके बारे में बोला है अमित शाह ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में। अमित शाह ने कांग्रेस पे बड़ा हमला कर डाला है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, अमित शाह कह रहे हैं कि पहले आपने प्रभु राम को ताले में बंद रखा, अब बजरंग बली के लिए भी इसी तरह की मानसिकता रखते हैं। देखिए, कोई भाजपाई राम भक्त नहीं, सब नाथू राम भक्त हैं। ये नाथू राम की पूजा करते हैं। इनके
अब बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष ने भगवान राम के बारे में बंगाल के चुनाव में क्या क्या कहा? क्या ये भगवान है ही नहीं है? वो आपके चैनल पे भी बोला है, निकलवा के दिखाइए। आप लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बस राजा हैं। भगवान एक इसी बीजेपी की सरकार में प्रदेश में मंत्री हैं भगवान राम के पिता के, उनके जन्म के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? अभी भी मंत्री हैं। भगवान राम और नाथूराम को एक क्या लेवल कौन पे ला रहे बोला? हैं? बिहार में ये जो बीच में कूद रहे हैं, इनके बिहार में एक बीजेपी के नेता ने भगवान राम जी के लिए क्या क्या बोला है? ये भगवान राम और नाथूराम को एक ही बता रहे हैं। कोई नहीं है, ये सब नाथूराम भक्त हैं। ये सिर्फ अगर चुनाव है, ये भगवान राम और नाथूराम को एक ही बता रहे हैं। 9 साल की सरकार है, इनकी मती मारी गई और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अखिलेश जी, डॉक्टर अजय आलोक, यू विल गेट अ फेयर चांस। आपको यू विल गेट अ फेयर चांस। डॉक्टर अजय आलोक, यू विल गेट अ फेयर चांस। अखिलेश जी बोले, अखिलेश जी लेकिन ये तो वास्तविकता है ना कि बीजेपी के कालखंड में रामलला का मंदिर बना, जय श्री राम का नारा ये लगाते थे, राम मंदिर के लिए आंदोलन इन्होंने करा। कांग्रेस ने तो 2019 में ये बोला कि अभी सुनवाई ना करिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सुनवाई करिए। और आपके वरिष्ठ नेता पीवी नरसिम्हा राव ने संसद के पटल में बोला था कि बाबरी मस्जिद में दोबारा बनवा दूंगा, राम मंदिर नहीं बनवा दूंगा, मैं बाबरी मस्जिद दोबारा बनवा दूंगा। आप लोग उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने बोला, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने, या पीवी नरसिम्हा राव ने बोला। भाई ये सच्चाई है सब कुछ ना। आप अपना कुमत निवार सुमत के संगी, कुमत निवार सुमत के संगी, आपका कुमत का निवारण करेंगे बजरंगबली। कुमति थी क्या? करिए क्या पीवी नरसिम्हा राव की कुमति थी क्या? तब से आप ही बोल रहे हैं। क्या पीवी नरसिम्हा राव की कुमति थी? सर आप 2 मिनट से बोल रहे हैं, आपसे मैंने 2 मिनट का जवाब सुना। आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है वो राम के सच्चे भक्त नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी ने तो बाबरी मस्जिद बनाने की बात बोली थी। कौन सी देश में पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद बनाने की बात बोली? वो कांग्रेस पार्टी थी। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपके लाख परेशान होने से, माथे पे पसीने आ जाने से भी कर्नाटक में बीजेपी नहीं आने वाली है। देश में अब कहीं बीजेपी नहीं आने वाली है। लोग पहचान चुके हैं इनको। ये कोई न राम भक्त है, न गौ भक्त है, न गंगा भक्त हैं। ये सिर्फ सत्ता के भक्त हैं। ये बोलते थे गौ हत्या की, जहां वोट मिले वहां मम्मी मम्मी, वहां मिले तो वहां यम्मी यम्मी। ये यही है गौ भक्त, ये यही है राम भक्त। नाथू राम भक्त हैं, राम भक्त कोई नहीं है। ये क्यों? यहाँ एक मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में है, वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है इसी प्रदेश की बीजेपी। अमित शाह का रिएक्शन आ गया हमारे पास। अमित शाह पहली बार बोले इस मुद्दे के ऊपर। अमित शाह का रिएक्शन आ गया। डॉक्टर अजय आलोक को फिर लेंगे हम। ओके, अमित शाह का बाइट चलाइए। गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, कांग्रेस 80 से दशक से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। पहले भगवान श्री राम को ताले में बंद किया, अब उनको बजरंगबली के नाम से भी परहेज। मुझे लगता है कर्नाटक की जनता इसका जरूर चुनाव में उनको जवाब देगी। तो अमित शाह ने बड़ी बात बोली है, कर्नाटक की जनता जवाब देगी। डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस कह रही है कि अब सुविधा की पॉलिटिक्स करते हैं। पवन खेड़ा ने थोड़ी देर पहले एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, योर रिएक्शन? देखिए, इन लोग का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये लोग बिल्कुल बिगड़ गए। अभी चाचा देखिए बोलते बोलते बोल गए, अभी मैं बता रहा हूं, साबित कर देता हूं। बोलते बोलते बोल गए कि ये ना राम को मानते हैं ना नाथूराम को मानते हैं। उसके पहले बोल रहे थे कि ये राम भक्त नहीं है, नाथूराम भक्त हैं। तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, इनको खुद पता नहीं है। इनका दिमाग उड़ गया है। और मुस्लिम तुष्टीकरण और कांग्रेस, इसमें कौन भैया? करिए ना, करिए, जितना तेल लगाना है लगाइए। पीएफआई को वापस भी करवाइए। करिएगा कैसे? पीएफआई पे बैन आप खत्म कर देंगे? उसके लिए केंद्र में आना पड़ेगा, जो दूर दूर तक आसरा नहीं है। आप सोचिए, एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी अपने कैसे लिख सकती है घोषणा पत्र में कि पीएफआई पे बैन हटा देंगे। डीके शिव कुमार ने खुले कहा कि पीएफआई पे बैन हटा देंगे। कैसे? बजरंग दल को बैन कर देंगे। कैसे बैन कर देंगे आप? और ये घोषणा पत्र में लिख रहे हैं। अकल भाग गई है इनकी, दूर दूर तक अकल भाग गई है। आप ये सोचिए कि इसी देश में कांग्रेस ही पार्टी है जिसने अमरनाथ यात्रा पे टैक्स लगाया था और हज में सब्सिडी दी थी।
ये कांग्रेस ही पार्टी है जिसके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट में कहा था 2007 में एफिडेविट देके कि भगवान प्रभु श्री राम, सीता माता, हनुमान जी और वाल्मीकि काल्पनिक हैं, काल्पनिक। कई बार यही बोले थे। और उसके बाद आइए, उसके बाद यही कांग्रेस पार्टी। 10,000 कमरे हैं, पता नहीं भगवान राम कहाँ पैदा हुए होंगे, इसलिए राम मंदिर वहाँ पे है, ये कहना ठीक नहीं होगा। चीफ को भारत बुला करके भूल गए इनको, लेकिन हिंदू है ही नहीं, इनको मुस्लिम अपीजमेंट आप पहुंचाते हैं, चरित्र पूरा मुसलमान वाला हो गया इनका। लेकिन अखिलेश जी मेरा जी ओके डॉक्टर अजय लोक यू मेरी बात। अखिलेश जी 30 सेकंड का आपके पास वक्त है। आप राम और हनुमान के देश में आप तुष्टीकरण मुसलमानों का अगर करेंगे तो कैसे चलेगा? ये बार बार आरोप आप पे लग रहे हैं, जवाब दीजिए। राम और हनुमान के देश में नहीं करें मुस्लिम तुष्टीकरण, उससे दिक्कत नहीं है, करें मुस्लिम तुष्टीकरण, करें बनाए क्रिसमस, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे भगवानों का जवाब सुन लीजिए अखिलेश जी का। सुनिए, अखिलेश जी जेडीएस भी यही बात कह रही है, बार बार कहा है, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि हेट स्पीच वालों पे कार्रवाई होगी। उस क्राइटेरिया में आप आते हैं, कोई अगर राम या क्राइटेरिया में आप आते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? देवी देवता सुप्रीम के कोर्ट ने नाम मेरे पे क्या पे, एक मिनट बीच में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पे क्या है? अरे सुन तो लीजिए, अरे क्यों बिदक रहे हो? आप क्या बात कर रहे हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हमने भी पढ़ लिया है, लेकिन एक कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और दूसरी बात आप और ये राम और ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है ये राम और हनुमान का ही देश है भाई, ये राम और हनुमान का देश है। इसमें कोई मैंने ये कांग्रेस को हेट स्पीच लग रही है? राम और हनुमान का देश कहने को कांग्रेस को हेट स्पीच दिख रही है? वो राम और हनुमान कहने पर ये हेट स्पीच है? ये किस तरह की बात है ये? अखिलेश जी जस्टिफाई करिए आपने जो बोला अभी, राम और हनुमान का देश हेट न्यूज स्पीच 18 ये कर रहा है, ये न्यूज 18 ये कर रहा है। क्यों नहीं अपने दल का नाम रख ले तो हनुमान हो गया, हनुमान हो जाएगा वो। मैंने बजरंग दल को नहीं बोला, मैंने बोला राम और हनुमान का देश दल का नाम बजरंग दल रख ले तो हनुमान हो जाएगा। ये न्यूज 18 कर रहा है, ये अमित जगन कर रहे हैं कि किसी भगवान के नाम पे कोई अपना नाम रख ले और वो कोई क्राइम करे तो उस पर कार्रवाई हो, तो आपके भगवान पे कार्रवाई हो रही है। ये न्यूज 18 कर रहा है, इस तरह की भाषा बोल रहा है न्यूज 18 और अमित जगन। बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने बोला है कि ये राम और हनुमान का देश है, जिसको आपने बोला ये तो हेट स्पीच है। दोस्त के नाम पे अपराध बनता है, डॉक्टर अजय उसके अनुपात में उसके ऊपर कार्रवाई करती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये हिंदू विरोधी सोच रहती है। 30 सेकंड हिंदू भगवान के प्रति, हिंदू भगवान के कोई नाम रख लिया और वो कुछ भी करे, सुनिए, कुछ भी आपके बोलने से नहीं होगा ना, मैं जान रहा हूँ आप रोना चाह रहे हैं, आप रो लीजिए, आप पहले रो लीजिए। कुछ भी करे और उसमें कोई अरे तो बिल्कुल करिए बैन ना, कांग्रेस पार्टी बीड़ा उठाए बैन करने का, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, जो भी गुण दोष के आधार पे राजस्थान में बैन करे, तीनों राज्यों में निपटा दे बजरंग दल को करेगा, जो भी होगा। ओके यू मेड योर पॉइंट, आपने ओके कांग्रेस पार्टी इस लाइन को आगे लेने जाना चाहती है। देखिए अखिलेश जी अब वाणी को विराम दीजिए, अब वाणी को थोड़ा विराम दीजिए। ओके डॉक्टर अजय लोक 30 सेकंड। अरे भाई अमित देवगन कोई हनुमान जी मैं कह रहा हूँ एक मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला ये राम और हनुमान का देश है, इसको कोई काट सकता है क्या? तब से आप यही बोल रहे हैं, राम का भी देश है, ये शिव का भी देश है और यही देश रहेगा, यही देश रहेगा। बात करो अमरनाथ यात्रा एक सेकंड अखिलेश जी को लेकर, अखिलेश जी आपने अपनी बात को रखा। अजय लोक 20 सेकंड, पवन खेड़ा की बात का जवाब। हिंदू विरोधी चरित्र इनका और गांधी परिवार का शुरू से है। आप ये बताइए कि हर रमजान में ये इफ्तार तो आयोजन करती है कांग्रेस पार्टी, आज तक कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने होली दिवाली दशहरा की बधाई दी है? कभी नहीं। मंदिर जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, ये किसके अनमोल वचन थे? ये सब पूरे देश को पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तस्वीरें आप देखते होंगे और आपने भी कैप्शन चलाया था भाई बहन का प्यार। आज तक कभी राखी बांधते हुए तस्वीर देखी है? क्योंकि हिंदू आस्था में इनको भरोसा ही नहीं है, इसलिए निरंतर प्रयास करते हैं कि हिंदू आस्था, हिंदू धर्म, हिंदू भगवानों का अपमान करो और चर्चा तो रोने लगेंगे अभी आपके टीवी चैनल पे। डॉक्टर अजय आलोक, एक तरफ पवन खेड़ा कह रहे हैं कि और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप बजरंग बली के नाम पर बजरंग दल को कंपेयर नहीं कर सकते, दूसरी तरफ आपके नेता आप जो कि असम के सीएम है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आज जिन्ना भी जिंदा होते तो इस तरह की विचारधारा नहीं रखते।
क्या आपको लगता नहीं कि दोनों बातों में अपनी अपनी पॉलिटिकल लाइन है, खेड़ा साहब की भी और हेमंता की भी? बिल्कुल पॉलिटिकल लाइन नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आज बजरंग दल को या पीएफआई को इनको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी, पहली बात, क्योंकि राज्य सरकार कभी किसी को बैन नहीं कर सकती। इन्होंने किया जानबूझ के, इन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए किया और कोई कारण नहीं था। हमारा कहना है कि करिए मुसलमान को खुश, लेकिन उसके कारण बाकी लोगों को तबके मत लाइए। हर व्यक्ति जो हनुमान जी की पूजा करता है, बजरंग बली की पूजा करता है, वो बजरंग दल है। मैं बजरंग दल हूँ, आप बजरंग दल हैं, क्योंकि आप भी हनुमान जी की पूजा करते हैं। ठीक है, माजिद हैदरी मतलब क्या हुआ? माजिद हैदरी को स्क्रीन पे लेके आइए, रिजवान अहमद को स्क्रीन पे लेके आइए, तनवीर अहमद को लेके आइए, सब इंतजार करें। अखिलेश जी, यू मेड योर पॉइंट। माजिद हैदरी, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने इसको घोषणा पत्र में लाके, क्योंकि जेडीएस भी कह रही है कि ये नॉन इशू था, इसको इशू बनाने की आवश्यकता नहीं थी, एक तुरुप का इक्का भारतीय जनता पार्टी के खेमे में डाल दिया है? देखिए अमीश भाई, जिन बजरंग बली के लिए मेरे हिंदू भाई कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोग उजागर, उस बजरंग बली की आप तुलना बजरंग दल से करेंगे? अमीश भाई, जिस तरह इस्लामिक स्टेट का कोई रिश्ता इस्लाम से नहीं है, बजरंग दल का कोई रिश्ता बजरंग बली से नहीं है, राम सेना का कोई रिश्ता श्री राम से नहीं है, क्या आप बाबू बजरंगी को बजरंग बली का भक्त कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये सब यहाँ पे राजनीति धर्म के नाम पे जो चलाई जा रही है, उस धर्म के नाम पे राजनीति की दुकानों का नाम है। कहीं पे बजरंग दल है, कहीं पर वीएचपी है। और अमेरिका की सरकार ने 2018 में केवल बजरंग दल को बैन नहीं किया, वीएचपी को भी कहा कि दोनों उग्रवादी संगठन है। और तब भाजपा की सरकार ने चुप्पी डाली, क्योंकि तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां जाते थे। ये धर्म के नाम पे राजनीति की दुकानें चल रही हैं, दुकानें बंद होनी चाहिए। इस देश को बजरंग दल मुक्त बनना है, इस देश को नहीं, बिल्कुल, मैंने ओके प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। लेकिन उसी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा था कि कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को एलिमिनेट करना है और उस विचारधारा को जो पनपाता है उसको भी एलिमिनेट करना चाहिए। उससे भी आप सहमत हैं? देखिए, हम तो कह रहे हैं जो हो रहा है, जहां पे भी आतंक है, जिस रूप में है, उसको आतंक को खत्म करो। इस देश में बजरंग दल मुक्त होना, वीएचपी मुक्त होना जरूरी है। प्यार मोहब्बत, वीएचपी का क्या लेना देना? ओके रिजवान अहमद, ओके माजिद हैदरी, यू मेड योर पॉइंट। माजिद हैदरी, यू मेड योर पॉइंट। माजिद जी, यू मेड योर पॉइंट। माजिद हैदरी, you made your point. That is why I said, Rizwan Ahmad, it is a Western concept. Banning Bajrang Dal, banning VHP is a Western concept. अमीश भाई, 2 मिनट जी 60 सेकंड दे दीजिए। जी 60 सेकंड दिया आपको। अरे चुप रहो यार। माजिद हैदरी शांत, अब आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। अमीश भाई, कर्नाटका में कांग्रेस का चुनाव अच्छा खासा चल रहा था, करप्शन इशू था, एंटी इनकम्बेंसी इशू था। इन्होंने ये सोचा कि जो मुस्लिम वोट एआईएम, जेडीएस, एसडीपीआई में डिवाइड हो रहा है, कोई ऐसी बकवास कर दो कि वो वोट भी खिसक के हमारे पास आ जाए। और उस बकवास के चक्कर में जो ये हिंदू वोट बैंक में अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी इन्होंने गुड़ गोबर करवा लिया। नंबर 1 बात। और आखिरी बात, वो सवाल का जवाब नहीं मिला। बजरंग दल पे बैन हो या ना हो, मुझसे मतलब नहीं। अखिलेश भाई से एक सीधा सवाल है, पीएफआई पर बैन सही हुआ या गलत हुआ? नेशनल टीवी पे बता दें, सही हुआ या गलत हुआ? अखिलेश जी जना, अरे हम लोगों ने तो बहुत पहले से डिमांड की थी, यूपी में भी की थी, और 2019 में यूपी के डीजीपी ने केंद्र सरकार से पीएफआई पे बैन करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अब लेटर भेज दिया, लेकिन यूपी सरकार का डीजीपी का लेटर वहां रद्दी के खाने में पड़ा रहा। और अब जाके 3 साल बाद केंद्र की सरकार जागी है। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं, जो भी लिप्तता पाया जाएगा, जो भी गुण दोष के आधार पे उसकी जांच के अनुपात में उसके ऊपर हम लोग दंड की बात करते हैं, चाहे जो हो। ठीक है रिजवान अहमद बोलिए। यूपी सरकार ने 19 से भेजा था। 20 सेकंड रिजवान अहमद। मैं पूछ रहा हूँ रिजवान भाई, यूपी की सरकार ने, यूपी के डीजीपी ने 2019 में पीएफआई को पॉइंट बाय अखिलेश सरकार को लेटर भेजा था कि नहीं भेजा? जवाब रिजवान इज एग्री, वो कह रहे पीएफआई पे बैन होना चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे पीएफआई पे बैन होना चाहिए। बोलिए। पीएफआई को बैन करना चाहती थी। एक मिनट रिजवान भाई, एक मिनट आपसे अगर पीएफआई को बैन करना चाहती थी, एक मिनट रुकिए, तो जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एक एक करके 20 सेकंड रिजवान को दिए। ऑडियो डाउन रिजवान अहमद को 20 सेकंड है। रिजवान अहमद बोलिए 20 सेकंड। मेरा सीधा सवाल है
कि अगर कांग्रेस पीएफआई को बैन करना चाहती थी तो जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहां वहां राज्य स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया? कर्नाटका में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया? जवाब अखिलेश जी 20 सेकंड 2019 में, हाँ 2019 में यूपी के तत्कालीन कर्नाटक सरकार की बात पूछ रहे हैं जब आपका शासन था। अरे सुनिए, सारी बात सुनिए। जब किसी को गुण दोष के आधार पर पाएंगे तो हम देंगे। और भी सरकारों ने पीएफआई पे बंद करने का लेटर लिखा था, लेकिन केंद्र सरकार ने 3-4 साल तक उन लेटरों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? किसका इंतजार कर रहे थे? 2019 में यूपी के तत्कालीन डीजीपी गृह मंत्री अमित शाह ने बैन करा पीएफआई को बैन करने के लिए। तो बधाई देनी चाहिए गृह मंत्री अमित शाह को। अमित शाह ने बैन करा, इसी मोदी सरकार ने बैन करा पीएफआई को। इसी मोदी सरकार ने बैन करा पीएफआई को। नहीं, क्या कर रही थी? पीएफआई को तो बैन इसी शासन ने किया है। 4 साल पहले बैन करने का अनुरोध एक प्रदेश सरकार ने किया। एक सेकंड साउथ की कई सरकारों ने किया, उसको केंद्र सरकार तनवीर अहमद वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। तनवीर अहमद, असम के सीएम कह रहे हैं कि आज अगर जिन्ना भी जिंदा होता तो वो भी बजरंग दल को बैन करने की बात नहीं करता, और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है ऐसा घोषणा पत्र नहीं बनाता। ये तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। डू यू एग्री टू इट? ये तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करने की कोशिश है। और एक एनालिसिस जो रिजवान अहमद ने बोला कि जेडीएस के पास अगर मुस्लिम वोट जा रहे हैं तो ना जाए, एआईएम के पास जा रहे हैं तो ना जाए, हमारे पास सारे आ जाए, उसके लिए खेल खेला गया है। सिर्फ पहली बात दो टुकड़ों में इसका जवाब दूंगा कि जिन्ना से हमारा लेना देना न था, ना है, ना होगा। जिन्ना का लेना देना आडवाणी साहब के साथ था, अब शायद हेमंत बिस्वा शर्मा का है, इसलिए वो जिन्ना को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो उनको उनकी पार्टी से जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, ये देश डेफिनेटली भगवान राम का है, हनुमान का है, गौतम का है, नानक का है, चिश्ती का है। सब ने मिलकर गंगा जमुनी तहजीब से इस देश को बनाया है, इस देश को संवारा है। और तीसरी और अहम बात, मुसलमान सबसे पिछड़े हैं, सबसे निचले हैं, कुचले जाए जा रहे हैं, एजुकेशन में नीचे हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी में नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। हाथ जोड़कर मैं कांग्रेस, बीजेपी, तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि मुसलमान को एक मुद्दा बनाकर इलेक्शन मत कीजिएगा। मुसलमान ऑलरेडी कुचला जा रहा है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। मुसलमान चाहता है कि वो आगे बढ़े, एजुकेशन में उनकी बच्चों का एजुकेशन हो, हेल्थ हो। बजरंग दल पर बैन लग जाएगा, कहां लेके जा रहे हैं? हो रहा है इसका। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट। वेरी फेयर। यहाँ पर मेरे दोस्त डॉक्टर अजय आलोक साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही है। अरे बजरंग दल को बैन करे, मुसलमान लोभित नहीं होगा। मुसलमान के घर में आप अनाज दीजिए, एजुकेशन दीजिए, हेल्थ दीजिए, तब मुसलमान खुश होगा। ओके, ये अखिलेश जी आप टाइम लिमिट को ध्यान रखिएगा, 15 सेकंड। एंड डॉक्टर अजय आलोक। अखिलेश जी, जो बात हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री, आपके पुराने साथी रहे, पुराने नेता रहे, वो कह रहे हैं कि आज अगर जिन्ना भी जिंदा होते तो वो ऐसा जो मैनिफेस्टो है नहीं बनाते जो कांग्रेस पार्टी ने आज बनाया है। जी, देखिए, जहां पे आज कांग्रेस पार्टी जिन्ना से भी नीचे चली गई। अब फिर आप बीच में झटका ले लेके बोलते हैं। सवाल है मेरा, जहां पे आज जिस दल में है, जिस विचारधारा में है, वो जिन्ना एक ही थे जंग आजादी में। इस देश के बंटवारे के लिए दोनों लोग वही चाहते थे, जो जिन्ना एक दूसरे, एक सिक्के के दोनों पहलू थे, तो इसलिए जिन्ना उनको याद आते रहेंगे। और जिन्ना की उनकी आत्मीयता रही है ना जंग आजादी से लेकर के इतिहास में, जिस दल में वो हैं, इसलिए जिन्ना याद आते हैं। मैंने बार बार कहा अमीश देवगन जी कि आओ ना भैया, काम बताओ ना। ठीक है, काम बताइए। टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें हैं और ये चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। मैं गिरगिट हूं, रंग बदलना। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में।
दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 1964 में हुई थी और इसकी शुरुआत ओरिगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थी, लेकिन हाँ ओनित्सुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब ये नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पे। 1971 में ही कंपनी को वो टिक का जो लोगो है वो मिला था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइकी का जो लोगो है वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। अजय आलोक आपकी बारी है। डॉक्टर अजय आलोक सच्चाई ये है अमीर जी सच्चाई ये है कि इस देश में जब जब नेहरू का नाम लिया जाएगा ना तो जिन्ना का नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू वो दोनों थे। इन दोनों की आत्मकथा ने भारत का विभाजन किया। पाकिस्तान तो बन गया इस्लामिक देश, इसको बना दिया सेकुलर, इसे क्योंकि हिंदू विरोधी थे। मैं शुरू से कह रहा हूं कि गांधी परिवार हमेशा से हिंदू विरोधी रहा है। हिंदू संस्कृति, हिंदू मान्यताओं को हमेशा इस देश में कुचला गया है कांग्रेस के राज में सिस्टमैटिक करके। और आज मैं फिर कह रहा हूं, बजरंग दल का मतलब था बजरंग बली का अपमान करना, और यह जानबूझ के किया गया है। जैसा कि अभी रिजवान साहब ने बताया कि मुसलमानों को एकजुट करो। अरे भैया ले जाओ मुसलमान को, इतना ही चाहिए, लेकिन हमारे देवी देवताओं को बख्श दो। नहीं बख्शोगे तो हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। लेकिन इसका काउंटर पॉइंट क्या है? कांग्रेस कह रही है कि ये बजरंग बली की बात नहीं है, बजरंग दल की बात है, एंड बीजेपी बजरंग बली और बजरंग दल को इक्वेट कर रही है। आंसर इट। मैंने फिर कहा, हर वो व्यक्ति जो बजरंग बली की पूजा करेगा वो बजरंग दल का ही है। ओके बजरंग दल कोई आतंकी संगठन नहीं है। आप भी बजरंग बली की पूजा करते हैं तो आप भी बजरंग दल हो गए। और इनको आतंकी में हर जगह प्यार दिख जाता है। कल केरला स्टोरी में भी प्यार दिख रहा था कि फिल्म को बैन कर दो, कांग्रेस ने कहा था। पूछ लीजिए जी, केरला में कौन सा बजरंग दल है? तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा क्यों? 10 सेकंड अखिलेश जी, 10 सेकंड, शार्प 10 सेकंड। श्री गुरु चरण सरोदर निज मन कुल सुधार वर्ण रघुवर विमल जय जो दाग प्रचार बुद्धि जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्ध देव हर जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपित लोक जागर रामदूत तल महावीर विक्रम बजरंगी कुमुदा संगी कंचन वीर व्यास सुमदा कानन कुंडल कुचित के हाथ में कांधे मुंह जन उसाजे। ये है बजरंग बली का प्यार, हमारे दिल में है। तिजारत नहीं करते हैं उनकी। आपके राजनीति कर रहे हो, मुद्दे हो तो मुद्दे पे बात करो। आओ मैदान में ताल ठोक करके, गलत हो गए। आओ है मुद्दा, जी मुद्दा हो आपके पास, दोनों जगह डबल इंजन हो ना, आओ ना, मुद्दा हो तो बात करो। तो ऐसे गायब हो गए, बताओ, दिखोगे नहीं। एक उपलब्धि बता दो ना। 40 वर्षों तक इस देश में नहीं दिखने वाले। अब एक और बात, कांग्रेस पर पीएम मोदी के बजरंग बाण के साथ ही राम मंदिर और कांग्रेस भी भूमिका वाला मुद्दा भी चर्चा का विषय बन गया है व्यूअर्स। कांग्रेस पर तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर के मुद्दे को लटकाने, अटकाने और भटकाने के लगातार आरोप लगते रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको व्यूअर्स थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलूंगा और इस मुद्दे से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी दूंगा। राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा भारत की आजादी के ठीक बाद से हॉट टॉपिक बन गया था। 1948 यानी 1948 में यूपी में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे। फैजाबाद सीट से समाजवादी विचारक नरेंद्र देव मैदान में उतरे। नरेंद्र देव फैजाबाद के ही रहने वाले थे और इलाके पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ भी थी। कांग्रेस ने बाबा राघव दास को उनके सामने खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बाबा राघव दास के भाषणों की मुख्य बात होती थी कि वो राम जन्मभूमि को विधर्मियों से मुक्त कराएंगे। नतीजा यह हुआ कि नरेंद्र देव वो चुनाव हार गए। इसके बाद 1985 का वो दौर आया जब राजीव गांधी के एक कदम को तुष्टीकरण वाली टॉप 100 की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता रहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो नाम की ट्रिपल तलाक पीड़ित महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दिया, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल रास नहीं आया। दबाव में कांग्रेस पार्टी की राजीव गांधी की सरकार ने सर्वोच्च अदालत का फैसला
संसद में पलट दिया। इसके बाद उन पर मुस्लिम तुष्टिकरण जब आरोप लगे तो उन्होंने हिंदुओं को साधने के लिए 1986 में अयोध्या में विवादित ढांचे का ताला खुलवा दिया। हालांकि ताला खोलने का आदेश फैजाबाद कोर्ट का था, लेकिन अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि ताला खुलने से स्थिति में क्या सरकार कानून व्यवस्था संभालने के लिए तैयार होगी, यानी कोर्ट ने पूछा। तब मौका सियासत साधने का था, इसलिए सरकार ने कोर्ट को हाँ में जवाब दे दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में ने अयोध्या पर फैसला सुनाया तो कांग्रेस 1986 वाले वाक्य को बताकर साबित करने की कोशिश कर रही थी कि असल में राम मंदिर का आंदोलन की सबसे बड़ी ध्वजवाहक तो कांग्रेस ही है। लेकिन 1990 में सोमनाथ से शुरू हुई लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को देश ने देखा था, इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दावे बुरी तरह से फेल साबित हुए। देश को यह भी याद था कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने आधी रात को लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। केंद्र की वीपी सिंह सरकार गिर गई थी। देश को यह भी याद है कि कैसे 48 घंटों के अंदर अयोध्या पवित्र धरती काश के लहू से 2 बार लाल हुई थी, क्योंकि पुलिस को गोली चलाने का आदेश लखनऊ से आया था। 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने एक अध्यादेश लाई जिसके तहत विवादित भूमि का 2.77 एकड़ हिस्सा यानी 2.77 एकड़ हिस्से का सरकार अधिग्रहण करने वाली थी। कांग्रेस सरकार की प्लानिंग थी कि इस जमीन पर एक मंदिर, एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी और म्यूजियम बना जाएगा। हालांकि अयोध्या एक्ट वाला मंसूबा कुछ वजहों से पूरा नहीं हो सका, लेकिन 2014 आते आते पूरा विपक्ष और खासकर कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल रामलला के विरोध में खड़े रहे और कहा कि सुनवाई ना करी जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी करते हुए कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अपील की कि सुनवाई लोकसभा चुनाव के बाद हो, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हो। यह विधि का विधान है कि आज रामलला तो विराजमान है, लेकिन कांग्रेस खाली हाथ है, क्योंकि शायद उन्होंने राम के काज में सियासत तराशी थी, ठीक वैसे ही जैसे शायद आजादी के बाद 1948 में पूरे खेल की शुरुआत हुई थी। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी श्री राम मंदिर पर जो उनका विरोधाभास था उससे कुछ सीखे नहीं? जो उसने बजरंग दल पे एक नया एक्टिविज्म इवॉल्व करने का प्रयास किया है, जो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जिसको कांग्रेस पार्टी ने ढालने की कोशिश करी है। क्या कांग्रेस पार्टी सियासी समझ नहीं रखती या कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कोई नुकसान करना चाहता है? यह सवाल आज कई सारे पॉलिटिकल पंडित पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब शायद इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि कई सवालों के जवाब नहीं मिलते। लेकिन सीएनबीसी आवाज के दर्शकों, कर्नाटक में जब चुनाव होगा तो जनता हर चीज को देखती है, इसलिए एक नॉन इशू को इशू बनाने से, और वो भी एक सेंसिटिव इशू को, कांग्रेस को इसका लाभ तो मिलता हुआ नहीं दिखता। बाकी आप महान है जी, आपकी जिंदाबाद, यानी जनता जनार्दन ही जिंदाबाद। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं। कर्नाटक चुनाव पर बड़ी कवरेज हमारी जारी रहेगी। शुभ रात्रि, नमस्कार।